नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के पहले दौर में 20 राज्यों की 91 सीटों के लिए मतदान कल। 14 करोड़ 21 लाख से ज्यादा वोटर्स करेंगे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की सभी और ओडिशा में पहले दौर की 28 सीटों पर भी वोटिंग कल। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। रोड शो के बाद राहुल गांधी ने अमेठी से भरा पर्चा। 7 राज्यों की 51 सीटों पर 6 मई को मतदान। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, जयंत सिन्हा और शरद यादव समेत कई दिग्गज होंगे मैदान में। सरदार पटेल कभी स्वीकार नहीं करते कांग्रेस का ढकोसला पत्र। गुजरात के सोनगढ़ में प्रधानमंत्री का संबोधन। जूनागढ़ की रैली में कहा, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने के लिए सत्ता में आती है। गोवा में भी प्रधानमंत्री ने की रैली। गुजरात कांग्रेस को बड़ा झटका। विधायक अल्पेश ठाकोर ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। कहा, ठाकुर समाज को सम्मान न मिलने पर छोड़ी पार्टी। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में वैज्ञानिकों की बड़ी कामयाबी। ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी। दुनिया की 6 बड़ी दूरबीनों के जरिए निकाली तस्वीर। खुलेंगे अंतरिक्ष के कई रहस्य। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कल 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान होगा और इसके लिए 1,70,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 14 करोड़ 21 लाख 69,000 से ज्यादा मतदाता 1,279 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। तो पहले दौर के मतदान में आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 7, असम की 5, बिहार और ओडिशा की 4-4, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और मेघालय की 2-2 सीटें। वहीं मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की 1-1 सीट शामिल है। तो पहले चरण के चुनाव से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा मतदाताओं को उन्होंने मतदान में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने के लिए अपील की है। 11 अप्रैल को हमारे देश की 17वीं लोकसभा के 7 चरणों में जो चुनाव होंगे उसका फर्स्ट फेज है। इस देश के लगभग जो 90 करोड़ मतदाता हैं, इन सारे चरणों में अपना मत देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम सब की तरफ से जो हमारे वोटर्स हैं, यदि मतदाता हैं, उनसे विनम्र अपील भी है, प्रार्थना भी है कि वो अधिकाधिक अपना मतदान घर से निकल के करें, अपने कार्य से घर से निकल के करें, निष्पक्ष और निर्भीक तौर पे मतदान करें, ताकि प्रजातंत्र की जो हमारी नींव है वो और भी अधिक मजबूत और सशक्त हो सके। चुनाव आयोग ने
पिछले कुछ महीनों से हम सब लोग मिलके, हमारे सारे अधिकारी, हमारी सारी टीम, इस जिसको हम भारत का, देश का महात्योहार कहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और आइए चुनाव की तैयारियां कैसी हैं ये समझने के लिए रुक करते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद फातेह हैं हमारे साथ गया बिहार से, और अनु हमारे साथ जुड़ रही हैं उड़ीसा से। अनु, पहले आपके पास आना चाहेंगे। 4 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है उड़ीसा में, और इसके अलावा विधानसभा चुनाव को भी लेकर जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह का मुकाबला है, कितनी तैयारियां मुफीद नजर आ रही हैं उड़ीसा में चुनाव के मद्देनजर। अनु, आपके पास लौटेंगे। बिहार से मोहम्मद फातेह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जानना चाहेंगे फातेह आपसे कि कैसी तैयारी है वहां पर चुनाव के मद्देनजर, खास तौर पे आप जहां पर हैं गया में, वहां सुरक्षा को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? बिल्कुल अभिलाषा, पहली चरण को लेकर के जो बिहार में कल मतदान है, यहाँ पे 4 जिलों में गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद में यहाँ पर मतदान किया जाएगा। उसको लेकर के यहाँ पे जो तैयारियां हैं चुनाव आयोग की पूरी पुख्ता हैं। हर तरीके से जो पोलिंग पार्टीज हैं वो सवेरे से ही अपने अपने मतदान केंद्रों तक निकलना शुरू हो गई थी, और फिलहाल जो सवेरे 7 बजे से मतदान यहाँ पे कल शुरू होगा 11 अप्रैल से, और 4 बजे तक जो नक्सल प्रभावित कुछ क्षेत्र यहाँ पे हैं वहाँ पे 4 बजे तक मतदान चलेगा। उसके बाद में बाकी जगहों पे जो जहाँ पे शांति पूर्वक ढंग से मतदान हो सकने की संभावना है, वहां पे 6 बजे तक मतदान होगा। अभिलाषा, फिलहाल जो इस लोकतंत्र के महापर्व में ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान के लिए आए, इसके लिए चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है, उन्होंने की हुई है। इसके लिए बाइक रैली, साइकिल रैली और मैराथन दौड़ के माध्यम से उन्होंने मतदाताओं को यहाँ पे जागरूक किया है। फिलहाल जो 46,000 मतदाता है, अगर हम गया की बात करें अभिलाषा, तो 46,000 मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हमने उनसे बातचीत भी किया, काफी उत्सुकता उनको नजर आई। उसके अलावा जो दिव्यांग वोटर हैं उनकी भी तादाद 30 से 35,000 दिव्यांग वोटर्स की है। उनके लिए चुनाव आयोग ने व्हील चेयर से लेकर के तमाम जो उनके सुविधाओं से संबंधित जो सामग्री होती है उसके लिए चुनाव आयोग ने इंतजाम किया, और खासकर जो हवाई निगरानी के लिए MI-70 हेलीकॉप्टर का इंतजाम भी किया गया है अभिलाषा, जो गया एयरपोर्ट पे तैनात है। उसके अलावा एयर एम्बुलेंस भी, किसी तरीके की कोई इस तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसको इस चीज को संज्ञान में ऑलरेडी लेकर के चुनाव आयोग ने जो लाइफ सपोर्ट के साथ एयर एम्बुलेंस यहाँ पे है उसका भी इंतजाम किया गया है। तो चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह की कोई कसर न छोड़ी जाए और लोकतंत्र के इस महापर्व में समाज के सभी वर्ग के लोग हिस्सा ले सके। अभिलाषा जी बिल्कुल, और अनु भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनु का रुख कर लेते हैं। अनु, उड़ीसा में किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव के मद्देनजर, क्या खास इंतजाम किए गए हैं आयोग की तरफ से? बिल्कुल अभिलाषा, जैसे जैसे वक्त बीतता है ज़रूर चुनावों की तस्वीर बदलती है, और जिस तरह से पहले इंतजाम होते थे उससे काफ़ी पुख्ता किए जा रहे हैं, और काफ़ी नई चीज़ें इस बार भी हमें चुनावों में देखने को मिलेंगी। जैसे हमने पिछली बार चुनावों में देखा था कि मॉडल पोलिंग बूथ आए थे, लेकिन इस बार ऑल वुमेन पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो यहाँ पे जो फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन है उसमें 30 ऐसे पूरे फर्स्ट फेज़ में बनाए गए हैं, जहाँ पे जितनी भी महिलाएं होंगी वो उस पोलिंग बूथ की पूरी जिम्मेवारी लेंगी, वो पूरा इलेक्शन कंडक्ट कराएंगी। तो यानी कि एक तरह से महिला वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर देखा जाए तो एक बड़ा कदम है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि पूरी चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया उनके कंधों पे दे दी जाए, और बिना किसी की मदद के वो वहाँ पे करेंगे। आज हमने देखा कि यहाँ पे पोलिंग बूथ जब तैयार हो रहे थे तो सिर्फ महिला जो थी, वुमेन पर्सनल्स जो थी, वो पूरी मैनेजमेंट कर रही थी कि किस तरह से कल चुनाव होगा, और काफ़ी उत्साह उनके अंदर देखने को मिला। तो इसी तरह से अगर इस चुनावों की बात करें तो इस बार दिव्यांगजनों के लिए भी काफ़ी खासा इंतजाम किए हैं। हर पोलिंग बूथ पे ये कोशिश की जा रही है कि व्हील चेयर्स का इंतजाम हो। अगर कोई वहाँ पे पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुँच पा रहा तो उनके लिए गाड़ी घर तक पहुँचाई जा रही है। चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई भी मतदाता वोट डालने से कहीं चूके ना। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा मतदाता पहुंचे चुनाव में हिस्सा लेने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। बिहार से मोहम्मद फातेह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, और अनु आपका भी शुक्रिया तमाम चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी हमें देने के लिए। तो कल के लिए वृहद तैयारी है चुनाव आयोग की तरफ से पहले चरण के मतदान के लिए, और इधर पहले चरण के साथ ही आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की सभी और ओडिशा विधानसभा की 28 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होना है। इसे लेकर तैयारियां
पूरी कर ली गई हैं। और आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो विधानसभा की सभी 175 सीटों के लिए कल यहां वोट डाले जाएंगे। यहां जो मुख्य मुकाबला है वो चंद्रबाबू नायडू की सत्तारूढ़ टीडीपी और जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर, साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की 57 सीटों पर कल मतदान होना है। अरुणाचल प्रदेश में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है, जहां सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के प्रत्याशी समान लोकप्रियता का दावा कर रहे हैं। राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हैं। 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं सिक्किम की सभी 32 सीटों पर एक ही चरण में कल मतदान होगा। इस वक्त राज्य में मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग की अगुवाई में सत्तारूढ़ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एक बार फिर राज्य में वापसी की कोशिश में लगी है। राज्य के सीएम पवन कुमार चामलिंग यहां 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 6ठी बार मैदान में उतरे हैं, जहां उन्हें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा हमरो सिक्किम पार्टी से चुनौती मिल रही है। और ओडिशा के बारे में भी आपको बता दें, ओडिशा विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे और विधानसभा की कुल 147 में से 28 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में मतदान होना है। विधानसभा चुनाव में यहां पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। सत्तारूढ़ बीजू जनता दल, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार थमने के बाद अब दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात के जूनागढ़ में आज उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने के लिए सत्ता में आती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोटालों में एक नया घोटाला सबूतों के साथ जुड़ गया है, वो है तुगलक रोड चुनावी घोटाला। नोटों की गड्डियां मिल रही है, पैसा कहां से कहां जा रहा था, किसके घर से निकला, कहां पहुंचा, सब मीडिया में छन छन करके खबर आ रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार बने अभी 6 महीना भी नहीं हुआ, कांग्रेस ने पहले कर्नाटक में अपना एटीएम बनाया हुआ था, अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एटीएम बन गया है और शायद राजस्थान और छत्तीसगढ़ का हाल भी अलग नहीं हो सकता है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने के लिए सत्ता में आती है। गुजरात के सोनगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आज सरदार पटेल होते तो वो कांग्रेस के ढकोसला पत्र को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। कांग्रेस मोदी हटाने की बात करती है और मोदी गरीबी हटाने की बात करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गोवा में भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने रक्षा सौदों में घोटाले किए हैं, अब कांग्रेस की सच्चाई सामने आ रही है। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एटा के कासगंज में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का शासन लागू करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एटा और ब्रिज क्षेत्र के लिए बहुत से काम किए हैं। बीजेपी की सरकार बनने के बाद 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत 10,27,323 करोड़ रुपया यूपी के विकास के लिए दिया गया है। अमित शाह ने कहा कि एसपी बीएसपी कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। 10 साल तक यूपी को क्या दिया? कर्जे के अलावे कुछ नहीं दिया। 10 साल तक 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यूपी को 3,30,000 करोड़ दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 लाख करोड़ को बढ़ाकर
10,27,323 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसके अलावा अमित शाह ने कर्नाटक के मैसूर में रोड शो किया। इस दौरान काफी संख्या में लोग रोड शो में शामिल हुए। इधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज अमेठी लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल कर दिया। इस मौके पर उनके साथ यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने रोड शो भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से भी नामांकन भरा है और इस बार कांग्रेस अध्यक्ष 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी 3 बार 2004, 2009 और 2014 में सांसद रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष ने अमेठी से जीत तो दर्ज की थी, लेकिन जीत का अंतर 2009 के मुकाबले काफी कम रहा। राहुल गांधी ने 2009 में जहां अमेठी से 3,70,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी, वहीं 2014 के चुनाव में जीत का अंतर घटकर 1,07,000 हो गया था। 2014 में बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी को टिकट दिया था। इस बार भी राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी खड़ी हैं। इससे पहले मैंने वायनाड में नॉमिनेशन फाइल किया। तो सबसे पहले मैं अमेठी की जनता और वायनाड की जनता को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना प्यार उन्होंने मुझे दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बिहार के दौरे पर कटिहार भी पहुंचे। कटिहार में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो गरीबी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। उधर गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकोर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर अपने गुजरात क्षत्रिय ठाकुर समाज की अनदेखी का आरोप लगाया है। अल्पेश ठाकोर गुजरात में बनासकांठा जिले के राधनपुर से विधायक हैं। कहा जा रहा है कि वो पाटन लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने दूसरे नेता को तवज्जो दी। इधर राजस्थान में गुर्जर आरक्षण के लिए आंदोलन खड़ा करने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बैंसला के बेटे विजय बैंसला भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले बैंसला का साथ आना सियासी गणित के लिहाज से बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गुर्जर समाज का राजस्थान में 5% वोट है। गुर्जरों के लिए लंबे समय से आरक्षण की मांग की जा रही है। बीजेपी में शामिल होने के बाद किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से काफी प्रभावित हैं। आज मैं आपसे ये कहने आया हूं कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं क्योंकि मुझे माननीय प्रधानमंत्री में जो देखने को मिला वो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वालिटीज ही इज एंडोड विद। और यदि उनको, जैसा वो लोग कहते भी हैं, मोदी जी इज समुद्रगुप्त इनकार्नेट। राफेल डील पर फैसले की समीक्षा के दौरान सुप्रीम कोर्ट नए दस्तावेजों पर भी विचार करेगा। कोर्ट ने राफेल सौदे में शीर्ष अदालत के फैसले पर पुनर्विचार के लिए पेश दस्तावेजों को लेकर केंद्र की प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया है। दरअसल केंद्र ने राफेल लड़ाकू विमानों से संबंधित दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा किया था और सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई भी संबंधित विभाग की अनुमति के बगैर इन्हें पेश नहीं कर सकता है। बीते साल 14 दिसंबर के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील मामले में सरकार को क्लीन चिट दे दी थी।
राफेल मामले में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राहुल गांधी ने कोर्ट की अवमानना की है। उन्होंने कहा कि बिना सबूत के आरोप लगाना राहुल गांधी की आदत है। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष ने दस्तावेजों का आधा पैराग्राफ भी नहीं पढ़ा होगा, जबकि कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यह अदालत की अवमानना है। I would like to question here. हाँ, हम सबको मालूम है, we all know very well that the Congress president probably doesn't read even a half a paragraph. He conveys things which are being told to him. And he understands things only that far. But here, by saying this, that court name मान लिया, and by also saying that the court has said चौकीदार चोर है, चौकीदार अनिल अंबानी को इतना पैसा देने का मान लिया है. These verge on contempt of court. The court today has not said any such a thing. The court today has not commented on any such a thing. The president of a party which had been in power for so many years has completely shown his frustration. निर्वाचन आयोग ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो राजनीतिक दलों को धन देने के लिए चुनावी बॉन्ड जारी करने के खिलाफ नहीं है, वो दानदाताओं के नाम छिपाने के खिलाफ है। चुनाव आयोग ने कोर्ट से कहा कि वो चुनावी बॉन्ड योजना में पारदर्शिता चाहता है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड जारी किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें ये बातें चुनाव आयोग की ओर से कही गई। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में चुनावी बॉन्ड का ज्यादातर फायदा एक ही दल को मिलने का आरोप लगाया था। याचिकाकर्ताओं की दलील का सरकार ने विरोध किया। चुनावी बॉन्ड योजना को केंद्र सरकार ने 2018 में अधिसूचित किया था। और उधर चारा घोटाले में जेल में बंद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। लालू प्रसाद यादव ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत मांगी थी, लेकिन सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करके लालू यादव की जमानत याचिका का विरोध किया। सीबीआई ने कहा कि लालू यादव लोकसभा चुनाव के लिए जमानत मांग रहे हैं। लालू प्रसाद इस समय रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी कार्रवाई की जाती है उसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताना एक आदत बन गई है, लेकिन ये दलील भ्रष्टाचार का कभी भी ठीक बचाव नहीं कर सकती। अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग में कहा है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापे से सार्वजनिक धन की निकासी हो रही है। सार्वजनिक कल्याण के लिए दिए धन का राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल का खुलासा हुआ है और अफसोस की बात है कि दोनों में से किसी भी राज्य सरकार ने आरोपों का जवाब नहीं दिया। जेटली ने आगे कहा कि यह भारतीय राजनीति का पाखंड है। इस तरह से अन्याय करने के बाद गरीबों और वंचितों के लिए न्याय की बात करते हैं। हाल में कर्नाटक और मध्य प्रदेश में आयकर विभाग ने छापे मारे। दोनों जगह कांग्रेस की सरकार सत्ता में है। उनका आरोप है कि चुनाव के समय इस तरीके से केंद्र सरकार विपक्षी दलों के बीच में डर का माहौल पैदा करना चाहती है। ये इस तरह के आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और अलगाववादी समूहों को फंड मुहैया कराने के मामले में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक को बुधवार को दिल्ली की अदालत में पेश किया। मलिक को विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल की अदालत में पेश किया गया, जहां से यासीन मलिक को 22 अप्रैल तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है। टेरर फंडिंग केस में एनआईए यासीन मलिक से पूछताछ करेगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार पर खेद जताया है। थेरेसा ने कहा कि उन्हें इस घटना और इससे पैदा हुए कष्टों पर गहरा दुख है। हालांकि उन्होंने इस पर माफी नहीं मांगी। इस पर संसद में विपक्ष के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने थेरेसा से साफ, स्पष्ट और विस्तृत माफी मांगने के लिए कहा।
बेंजामिन नेतन्याहू की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि आप भारत के सबसे अच्छे मित्र हैं और दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हम आपके साथ मिलकर भविष्य में काम करेंगे। इजराइल में चुनाव में जीत के बाद बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए मिस्ट्री बने ब्लैक होल की पहली तस्वीर आज जारी की गई। आकाशगंगा M87 में 53.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर मौजूद इस विशालकाय ब्लैक होल की तस्वीर जारी की गई है, जिससे गैस और प्लाज्मा का नारंगी रंग का प्रकाश निकलता दिख रहा है। दुनिया भर में स्थित 6 दूरबीनों के डेटा का उपयोग करते हुए इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप परियोजना में शामिल वैज्ञानिकों ने यह तस्वीर निकाली है। ब्लैक होल ऐसी खगोलीय वस्तु होती है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश समेत कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। इसे ब्लैक होल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। In April of 2017, all the dishes in the Event Horizon Telescope swiveled, turned, and stared at a galaxy 55 million light years away. It's called Messier 87 or M87. And there's a supermassive black hole at its core. And we are delighted to be able to report to you today that we have seen what we thought was unseeable. We have seen and taken a picture of a black hole. Here it is. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।